दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं एक ऐसा वीडियो लेकर जो 12th के एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज है सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, मतलब फसल उत्पादन से हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें हमने चैप्टर का नाम है फसलों की खेती। दोस्तों आज हम समझेंगे धान, उड़द एवं मूंग की जो खेती है उसको। तो दोस्तों समझने के लिए आप लोग पूरा वीडियो हमारा देखें, अंत तक वीडियो देखें जिससे हम पूरा आपको समझ में आए। दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 फसलों की खेती। दोस्तों सबसे पहले धान की खेती हमने लिया है। इस वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, बुआई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, जातियां, कीट एवं रोग, उपज एवं आर्थिक महत्व। दोस्तों जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे जो आपके बिंदु हैं पूछे जाएं, हो सकता है आपके एग्जाम में 2 से 3 4 जो भी बिंदु हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वानस्पतिक नाम की। तो आपका धान का जो वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम है दोस्तों, वो है आपका ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है दोस्तों? बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। दूसरा है दोस्तों कुल की बात करते हैं तो कुल है इसका ग्रेमनी, और जो नया कुल है वो आया है आपका पोएसी। दोस्तों दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, ये याद वाली बात है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, बस आपको याद करना है कुल है ग्रेमनी या पोएसी। या है दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, या तो ग्रेमनी, दोनों कुल हैं वैसे तो दोनों आपके कुल ग्रेमनी या पोएसी। जो नया कुल है दोस्तों पोएसी है, पुराना आपका ग्रेमनी है। जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, सब लोग जानते हैं धान आपकी जो फसल है वो आपकी खरीफ ऋतु की फसल है। जब खरीफ ऋतु की फसल है तो आप लोग समझ सकते हैं इसके लिए नम एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु चाहिए दोस्तों इसके लिए? नर्म चाहिए, नम होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, मतलब गर्मी भी थोड़ी सी होती है। आपको पता होगा जहाँ की आर्द्रता लगभग 80 से 85% हो एवं तापमान दोस्तों 21 से 37 डिग्री के मध्य हो, वहाँ पर धान को आसानी से उगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, धान की फसल के लिए नम एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ की जो आपकी नमी, आर्द्रता का मतलब होता है दोस्तों वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है उसे आर्द्रता कहते हैं, उसकी मात्रा लगभग 80 से 85% एवं तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, मतलब बीच में हो। वहाँ पर दोस्तों धान की फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं भूमि की, भूमि एवं भूमि की तैयारी। तो भूमि में दोस्तों धान के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, सही बात है, धान को वैसे सभी प्रकार की भूमि में उगा सकते हैं कंडीशंस के अनुसार, लेकिन इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी, कैसी भूमि? चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो, वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब है धान के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में उगाया सकता है, लेकिन बात करते हैं चिकनी दोमट मिट्टी। चिकनी दोमट मिट्टी क्यों? दोस्तों आपको पता होगा धान की फसल के लिए आपके खेत में पानी भरा रहना आवश्यक होता है, खेत में पानी भरा रहना आवश्यक होता है। तो चिकनी दोमट जो मिट्टी होती है वो पानी को नीचे लीच नहीं होने देती, नीचे उसको अवशोषित नहीं होने देती, क्योंकि चिकनी दोमट मिट्टी होती है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, जो रंध्र होते हैं भूमि के वो बंद हो जाते हैं। जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो पानी नीचे नहीं जा पाता। तो चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए, वो भी जीवांशुक्त। जीवांशुक्त का मतलब होता है दोस्तों आपके सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जीवों से निर्मित जो पदार्थ होते हैं, जीवों के अंश होते हैं, उसकी मात्रा अच्छी हो, मतलब अच्छी भूमि हो आपकी, वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से दोस्तों उगाया जा सकता है। तो आपको समझ में आया दोस्तों कैसी भूमि आपको इसकी आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भूमि की तैयारी की, कि धान के लिए भूमि की तैयारी में अपन को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों अपन को धान की खेती के लिए निचले खेत, मतलब नीचे जो खेत होते हैं, बोले तो निचले खेत होना चाहिए, ऊपरी भूमि नहीं, क्योंकि वहाँ पर पानी रुकता नहीं है। निचले खेतों में आपका पानी भरा रहता है, तो वहाँ पानी रुक सके, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी भूमि में जहाँ पर पानी रुक सके का चयन करते हैं। और मिट्टी पलटने में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना चाहिए। सबसे पहले क्या करें, मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है उससे गहरी जुताई कर लें। इसके बाद 3 से 4 देसी हल या डिस्क हैरो जो होता है उसके द्वारा जुताई करके पिछली खेती के ठूट या खरपतवार कुछ उसमें रह जाते हैं आपके खेत में, तो उनको हटा दें। उसके बाद दोस्तों रोपाई से 15 दिन पहले, अगर रोपाई आप आज कर रहे हो तो आज से 15 दिन पहले दोस्तों खेत में पानी भर देना चाहिए।
और पानी भरने के बाद रोपाई से पहले खेत में 2 बार पडला घुमा देना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। पडला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। खेत में जब पानी भर देते हैं तो दोस्तों उसको मचाया जाता है, जिससे उसके जो रंध्र हैं बंद हो जाए, जिससे पानी नीचे अवशोषित ना हो, नीचे लीच ना हो, एवं दोस्तों जो आपके खरपतवार हैं उनका भी अंकुरण ना हो सके। तो खेत की पडलर द्वारा पडलिंग की जाती है, उस क्रिया को पडलिंग कहते हैं। बस सीधी सी बात है, खेत में पानी भर करके उसको ट्रैक्टर द्वारा या किसी जो आपके पडलर द्वारा, पडलर एक आपका यंत्र होता है, उसके द्वारा उसको मचाना, खेत को पानी पूरी तरह से मच जाए, जिससे खरपतवार एवं दोस्तों जो आपका पानी है वो लीच ना हो, पोषक तत्वों की हानि ना हो, तो वह क्रिया आपकी पडलिंग कहलाती है। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों भूमि की तैयारी कैसे कैसे अपन को करना है। बुवाई की समय की बात करें तो धान की बुआई के लिए जो उचित समय है वो है दोस्तों 15 जून से 15 जुलाई। बिल्कुल 15 जून से 15 जुलाई के मध्य इसको बोया सकता है। मैंने एक दोस्तों नोट लिखा है, सभी खरीफ की फसलों के लिए बुआई का समय यही रहता है। मतलब जो भी खरीफ की फसल है उसके लिए जो समय है वो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य सभी खरीफ की फसलों को बोया जाता है। तो ध्यान रखें, आप लोग समझ गए, जो भी खरीफ की फसल है आंखें बंद करके आप लोग लिख सकते हो। इसकी बुवाई का समय 15 जून से 15 जुलाई के मध्य है। बीज दर की बात कर लेते हैं दोस्तों। बीज दर है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो 25 से 30 किलोग्राम आप इसको दोस्तों कई तरीके से धान को बोया जाता है, पौध लगाकर, छिड़कवा विधि से, तो आप इसमें बात करें, और दूसरी आपको हल के पीछे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है आपको 25 से 30 किलोग्राम आपकी जो रोपाई वाली होती है उसमें इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों खाद की। तो खाद आपकी जो होती है 20 से 25 टन, यानी 200 से 250 क्विंटल, मतलब 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है। तो 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद बुआई के 1 माह पहले खेत में डाल देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, क्या है आपको 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट खाद लें। आप जानते होंगे गोबर की खाद जो होती है, कंपोस्ट खाद जो होती है बनाई जाती है, वो बुआई के आज जैसे बुआई करें तो आज से लगभग 1 महीने पहले, मतलब मई में आपको क्या करना है, जो गोबर की खाद है वो खेत में आपको डाल देना है, जिससे आपकी वो 1 महीने के अंदर अच्छी तरीके से खेत में सड़ जाएगी। और सड़ने के बाद जो पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता, मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति से बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो कि आप आज अच्छी सड़ी होना चाहिए, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना। अच्छी सड़ी हुई खाद हो और उसको आप लोग खेत में डाल। दोस्तों हमने समझा भूमि की तैयारी, बुआई का समय, बीज दर, खाद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उर्वरक की। तो दोस्तों उर्वरक में क्या होता है, ध्यान रखें आप लोग, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना है आपको, 60 किलोग्राम दोस्तों फास्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटास की। ये तीनों मात्रा आपको लेने हैं, जिसमें नाइट्रोजन की दोस्तों आधी मात्रा और फास्फोरस की और पोटास की पूरी मात्रा आपको खेत में कब डालना है दोस्तों, बुआई के समय। ध्यान रखना है आपको, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा दोस्तों कब डालना है आपको, बुवाई के समय। और शेष जो नाइट्रोजन अब बची आधी, तो उसको 2 से 3 बार में आपकी फसल खड़ी हुई है तो उसमें छिड़क करके दे देना चाहिए। समझ में आया। ध्यान रखना उर्वरक दोस्तों, मात्रा ध्यान रखना, 120 60 मतलब एनपीके की मात्रा 120 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस, 60 ग्राम पोटास की मात्रा, जिसमें दोस्तों बुवाई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है। शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में आप छिड़क करके दे सकते हैं। तो सिंचाई की बात कर लेते हैं। धान की फसल के लिए खेत में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है। खेत में हमेशा पानी भरा रहे, जब तक फसल खड़ी हुई है जब तक उसमें पानी भरा रहना है। लेकिन खरीफ ऋतु की फसल है, आप सब लोग समझते हैं, तो इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती, तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि वर्षा हो जाती है, वर्षा से पानी खेत में भर रहता है। लेकिन वर्षा ना हो तो आप आवश्यकता अनुसार 4 से 5 या 4 से 6 सिंचाई आप लोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हो। बिल्कुल अगर सूखा पड़ रहा है तो आप खेत में पानी भर रहना आवश्यक है, तो आप आवश्यकता अनुसार से 5 सिंचाई कर सकते हैं। समझ में आया। आपके धान की फसल के लिए खेत में हमेशा पानी भर रहना आवश्यक है। और धान खरीफ ऋतु की फसल है तो आपने जाना ही इस सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वर्षा ना होने पर तो आप सिंचाई कर सकते हैं। जातियाँ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जातियाँ आपको याद करनी पड़ेंगी। मधुकर है, चकैया है, IR 8 है, जलमग्न है, रत्ना है, जया है, नगीना है, सोना है, साकेत 4 आदि, ये दोस्तों आपकी जातियाँ। सुगंधित जातियाँ बासमती, कावेरी, पूसा 21, ये आपकी दोस्तों सुगंधित जातियाँ हैं। तो मैं इनमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे, जितना ही कहूँगा दोस्तों आप 4-5 वैरायटी लिखने के लिए ज़रूर आप लोग याद कर लें। बहुत सिंपल है, आपको बस याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों उपज की।
तो उपज में आपका धान की उन्नतशील जातियों से लगभग 50 से 75 कुंटल तक आप प्रति हेक्टर आपको उपज प्राप्त होती है। अगर आपकी बेहतरीन वैरायटी हैं, उन्नतशील वैरायटी हैं आपकी, तो आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा, उपज मिलेगी, जो प्रोडक्ट आपकी होती है यील्ड, वो 50 से 75 कुंटल तक प्रति हेक्टर आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों। और उपज प्राप्त होती है तो देसी जातियां जो उपज है उनसे कितनी प्राप्त होती है, ध्यान रखें, देसी जातियों से लगभग 25 से 30 कुंटल। ध्यान रखें, आपकी जनरल जो जातियां हैं, जैसे हम लोग जनरली अभी यूज करते हैं, तो वो आपकी 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उसमें कुंटल के हिसाब से आपको क्या मिल जाता है, उपज मिल जाती है। तो दोस्तों हमने जाना है इसमें उर्वरक के बारे में, उर्वरक आपको कैसे कैसे और कितना कितना देना है। सिंचाई के बारे में, सिंचाई के बारे में आप लोग धान परिचित होंगे तो आपको पता होगा कि धान में हमेशा पानी चाहिए, और जब पानी ना बरसे, बरसात ना हो, तब उसमें आप लोग सिंचाई कर सकते हो। इसमें आपने जाना दोस्तों जातियों के बारे में, तो जातियाँ कौन कौन सी, कितनी कौन कौन सी जातियाँ जो आपके लिए बो सकते हैं, सुगंधित जातियाँ बोना है तो वो कौन कौन सी होती हैं। उपज की बात की दोस्तों, उपज में आपका उन्नतशील जातियाँ और देसी जातियाँ। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आपके कीट एवं रोग के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अक्सर दोस्तों ध्यान रखें, एग्जाम में कीट एवं रोगों के बारे में भी स्पेशली भी पूछ लिया जाता है कि धान के 2 कीट एवं 2 रोगों के बारे में लिखिए, तो आपको इनके बारे में अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों। धान का झोंका, मतलब इसको आपका धान का ब्लास्ट भी कहा जाता है आपका, तो ये आपका यह रोग दोस्तों एक कवक होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी। ध्यान रखें, कवक का नाम है यह रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, धान की फसल की जो पत्ती सूख जाती हैं, उस पर धब्बे बन जाते हैं तथा फसल झुलस, मतलब जैसे लगती है जैसे झुलस गई हो, इसमें आग सी लग गई हो, ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो दोस्तों समझ में आया आपको, धान का झोंका रोग, यह रोग पायरिकुलेरिया नामक आपकी ओराइजी कवक से फैलता है, जिसके कारण धान की फसल की पत्ती सूख जाती है, उस पर धब्बे बन जाते हैं तथा फसल क्या होती है, झुलसी जाती है। रोकथाम क्या करोगे दोस्तों, यह कवक के द्वारा फैल रहे हैं तो आपकी दवाओं के नाम विशेष ध्यान रखें। डाइथेन M45 और डाइथेन Z78 ये दोनों फफूंदनाशी दवाएं, इन फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। आप इन दवाओं से छिड़काव कर सकते हैं, या पहले ही आप जो आपकी कार्बेंडाजिम, बीटावैक्स आदि दवा आती हैं उनके द्वारा आप धान की फसल को उपचारित करके भी बो सकते हो। उपचारित करने के लिए आप लोग ये फफूंदनाशी दवा जो होती है उनसे उपचारित कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों धान का खरा रोग, इससे तो सब लोग परिचित होंगे दोस्तों, है धान की फसल में नर्सरी में और जिंक की कमी से होता है। नर्सरी अवस्था पर होता है और जिंक की कमी से होता है, और नर्सरी से जब हम पौधों को खेत में लगाते हैं तो ये खेत में भी आपका फसल में आ जाता है। इससे दोस्तों धान की पत्तियां पर जंग जैसे भूरे धब्बे बन जाते हैं, तब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो बाद में वह सूख जाती हैं। बाद में क्या हो जाती हैं दोस्तों, पत्तियां सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको देना है। क्या करना है दोस्तों, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो आपका आता है उसका प्रति हेक्टर, मतलब 1 हेक्टेयर में 25 किलो आपको दे देना है, जिससे आपका धान का खैर रोग नहीं लगेगा। तो आपको समझ में आए दोनों रोग दोस्तों। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। दोस्तों कीट की बात करते हैं, बहुत सारे इसमें कीट भी लगते हैं। गंधी बग लगता है दोस्तों, तना छेदक आपका लगता है, इसमें आर्मी बॉर्म आपका लगता है, माहू तथा जैसिड, ये सभी कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गंधी बग, तना छेदक, आर्मी बॉर्म, माहू जैसिड, ये बहुत सारे कीट आपकी फसल में, धान में लगते हैं। इनके नियंत्रण या रोकथाम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मेलाथियान आपकी कीटनाशी दवा है, एल्ड्रिन है, पैराथियान है, आदि दवाओं का छिड़काव है। आपका लिक्विड है जैसे मेलाथियान, तो उसका आप लोग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग, जैसे आपकी मेलाथियान है 1 से 1.25 लीटर की मात्रा होती है, 1000 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए और प्रति हेक्टर के हिसाब से उसका छिड़काव कर दीजिए। एल्ड्रिन जैसे पाउडर होता है, तो पाउडर जो होता है उसका आप क्या करें, भुरकाव करेंगे, उसका भुरकाव कर दीजिए। पैराथियान भी होता है, बहुत सारी दवा होती हैं दोस्तों, ध्यान रखें। BHC का भी छिड़काव है, एंडोसल्फान आदि, इन सभी दवा जो कीटनाशी दवाओं के नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपके जो कीट लगते हैं तो उसमें आप किसी भी कीटनाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। स्पेशली बात करें तो मैंने आपको लिख दिया, मेलाथियान है, एल्ड्रिन है, पैराथियान है, इन दवाओं का आप छिड़काव। दोस्तों हमने जाना कीट एवं रोग, इसके बारे में, कीट कौन कौन से हैं और रोग कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने विशेष अध्ययन किया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे लास्ट पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जो आपकी धान होती है वो आपके क्या काम आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। धान
भारत की एक महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है, सब लोग समझते होंगे, और जिसका प्रयोग खाने के रूप, बिल्कुल दोस्तों, चावल का प्रयोग आपके जो भारत की जनता है, विश्व की भी जो आपकी जनता है, आपकी पॉपुलेशन है, वो आपके खाने के रूप में इसका प्रयोग करती है। तो ये तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, विश्व का मुख्य भोजन है आपका चावल। चावल में आपको प्रोटीन लगभग 6 से 7%, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 70% के लगभग पाया जाता है, और सभी तत्व आवश्यक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो पुआल होता है, पुआल को पशु को खिलाया भी जा सकते हैं। तो सभी तत्व आवश्यक मात्रा में मिल जाते हैं, और इसके पुआल को पशु को खिलाया जाता है। मैंने बताया इसका जो पुआल होता है वो पशु को खिलाया जाता है। दोस्तों क्या होता है, इसका पुआल को कांच एवं चीनी की मिट्टी के बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में पुआल का प्रयोग करते हैं, एवं फलों की टोकरी में भी इसके पुआल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है मैं आपको बताऊँ, जैसे चीनी के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाया जाता है तो उसमें पुआल लगा दिया जाता है, जिससे वह मतलब फूटे नहीं, इसलिए उनको इसका प्रयोग कर सकते। तो ये था दोस्तों इसका आपके धान का आरते मैथ, जो आपको समझ में आया हो। कहीं प्रॉब्लम हो तो हम पूछ सकते हो। दोस्तों आगे बात करते हैं, जो आपकी धान की फसल थी वो लगभग कंप्लीट हो गई। दोस्तों कोई भी पॉइंट्स हमसे नहीं छोड़ा, सभी पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। बस आप एक फसल याद हो गई तो आप सभी फसलों को बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते। बस आपको याद करना था, समझना था सिर्फ एक फसल, दूसरी फसल में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर होगा, वो हम लोग आपको बताते चलेंगे। दोस्तों उड़द की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। वो ही आपके बिंदु हैं, जैसे आपके वानस्पतिक नाम, कुल है, जलवायु, भूमि की तैयारी, बुआई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, जातियाँ, कीट एवं रोग, उपज, आर्थिक। दोस्तों ये सभी जो 12 पॉइंट हैं उसमें से आपको 3-4 पॉइंट्स अभी एग्जाम में मिलते हैं, उन्हीं को आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई से भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें, पूरा पूरा बिंदु नहीं पूछे जाएंगे, इससे बिल्कुल आप परेशान ना हो। वानस्पतिक नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो उड़द का बॉटनिकल नेम दोस्तों बिगना मुंगो होता है, बिगना फेजियोलस भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, बिगना मुंगो, नया नाम जो है वो फेजियोलस भी कहा जाता है। कन्फ्यूज ना हो, आपने कहीं फेजियोलस भी पढ़ा होगा। वानस्पतिक नाम बिगना मुंगो या बिगना फेजियोलस। कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी, और उपकल दोस्तों इसका पेप्लोनियसी। दाल वाली जितनी भी फसल हैं दोस्तों उनका सभी का कुल लेग्यूमिनेसी होता है, और सभी का उपकुल आपका पेप्लोनियसी है। उड़द का ध्यान रखें, जो भी दाल वाली फसल है उन सभी का कुल लेग्यूमिनेसी, और उपकुल है आपका पेप्लियोनेसी। दोस्तों जलवायु की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने धान में पढ़ा था वही सेम टू सेम, क्योंकि ये भी आपकी खरीफ ऋतु की फसल है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, उड़द के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब सेम टू सेम आपकी जलवायु होती है, जहाँ की आर्द्रता थोड़ी सी कम 70 से 80% के लगभग हो, वहाँ पर उड़द को आसानी से उगाया जा सकता है। दोस्तों कहीं प्रॉब्लम है कि जैसे आपने धान में पढ़ा वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर मिल गया, कि आपकी जैसे खरीफ की फसल है तो गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी भूमि एवं भूमि की तैयारी की। तो भूमि दोस्तों कैसे, उड़द के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों हमारे देश में सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि सभी फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है। आप किसी भी फसल में लिख सकते हो, उससे 2-4 फसलों को छोड़कर। जैसे हम बात करें, जैसे कपास होती है तो कपास को काली मिट्टी। तो आपने दोस्तों समझा, इसमें आपका जो मिट्टी चाहिए वो जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे उड़द को सभी प्रकार की दोस्तों भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली एवं जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह मिट्टी उड़द के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, होती है। तो समझ में आया आपको, उड़द के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे उड़द को सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली एवं जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह उड़द के लिए सर्वोत्तम माने। दोस्तों ये तो भूमि की बात की, भूमि की तैयारी इसमें मिस हो गई, तो मैं आपको मौखिक बता सकता हूं दोस्तों। आपकी उड़द की भूमि के लिए क्या करना है, आपको 1 जुताई मिट्टी पलटल से और 2-3 जुताई देसी हल से करके भूमि को भुरभुरा बना लें, और पाटा लगाकर उसको समतल कर लेना चाहिए। तो आपको समझ में आया दोस्तों, आप भूमि की तैयारी। आगे मूंग की फसल में मैंने उसको लिखा है, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, तो आप परेशान ना हो दोस्तों। बुवाई का समय की बात कर लेते हैं। बुआई का समय, खरीफ की फसल है तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हो। इसकी बुआई का समय है दोस्तों 15 जून से 15 जुलाई के मध्य इसको बुवाई की जाती है। सिंपल सी बात है। बीज दर की बात करें दोस्तों, बीज दर कितनी चाहिए, तो आप खरीफ में अगर बो रहे हो तो 15 से 20
12 से सॉरी दोस्तों, खरीफ में बो रहे तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किलोग्राम में मात्रा ध्यान रखें, वीदर हमेशा किलोग्राम में होती है, उपज हमेशा कुंटल में, कन्फ्यूज नहीं होना है। खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज की आवश्यकता होती है। जायद में 15 से 20 की जगह आप 20 से 25 भी लिख सकते हो तो सही है दोस्तों। जायद में लगभग बीज आपको अधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ बीज गर्मी में आपका अंकुरण नहीं होता, इसलिए बीज की मात्रा जायद में अधिक रखी जाती है दोस्तों। खाद एवं जायद का मतलब दोस्तों जानते तो होंगे आप, आपका जो गर्मी में बोई जाती है वो जायद की फसल होती है। खाद एवं उर्वरक की बात करें, सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात दोस्तों। अगर धान आपने पढ़ लिया है तो इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि वही सेम टू सेम मिलेगा आपको। 200 से 250 कुंटल गोबर या कंपोस्ट खाद आप उड़द की बुआई से 1 महीने खेत में डाल देना चाहिए। बिल्कुल वही बात आपने मैंने धान में बताई थी, वही यही है दोस्तों। कंपोस्ट या गोबर की खाद आप किसी भी फसल में 200 से 250 कुंटल या 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हो। डालना कब है आपको ये ध्यान रखना है, बुवाई से आपको 1 माह पहले, जिससे वो अच्छी तरीके से सड़ा जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, जिसमें आपका एनपीके की मात्रा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है दोस्तों, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम आपको पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में देना है दोस्तों। जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा आपको कब देना है, बुआई के समय। और शेष बची हुई आपकी जो नाइट्रोजन है उसको 2 से 3 बार में छिड़क करके खेत में दे देना। ये तो मैंने आपको धान में बता दिया था, आपको पता होगा दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी आपकी दलहनी फसल होती है उसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो जीवाणु पाया जाता है वो नाइट्रोजन को आपको भूमि में एकत्रित कर लेता है। सिंचाई की बात करते हैं दोस्तों, उड़द खरीफ की फसल है जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए इस सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है, क्योंकि बारिश होती है तो सिंचाई की आवश्यकता होती ही नहीं है। लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार आप खेत में कर सकते हैं। समझ में आया, सिंचाई बहुत सिंपल है दोस्तों। उड़द खरीफ की फसल है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार आपको कर देना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों जातियाँ बहुत सिंपल हैं। ग्वालियर 2 है दोस्तों, खरगोन 3, उज्जैन 4, पंतियु 30, टाइप 9 आदि दोस्तों। ये आपकी किसकी जाती हैं, उड़द की जाती हैं, जो आपको सिंपल है, ये आपको याद करनी होती हैं दोस्तों। कीट तथा रोग की बात कर लेते हैं, तो रोग की बात करें तो पीला मोजिक, आपका पीला मोजिक जो रोग लगता है दोस्तों यह वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है, वायरस के कारण फैलता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, पूरा पौधा जो पत्तियां उसकी पीली पड़ जाती हैं और बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। और यह दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह इसको फैलाने का कार्य सफ़ेद मक्खी द्वारा, अगर एक पौधे में दूसरे पौधे में कैसे पहुंचेगा, उसमें सफ़ेद मक्खी जो कीट होती है इसके द्वारा फैलता है। अब इसका नियंत्रण क्या करेंगे, अपन को नियंत्रण तो सफ़ेद मक्खी का करना है, क्योंकि फैलाने का काम कौन कर रही है, सफ़ेद मक्खी कर रही है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 cc का 1000 लीटर पानी में घोल लें उसको। आपको पता है 1 से 1.25 लीटर की मात्रा होती है, उसको घोल लीजिए 1000 से लीटर पानी में, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आपकी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो गया तो पीला मोजिक वायरस का आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा दोस्तों। दूसरा रोग है दोस्तों उकठा रोग। उकठा रोग आपकी फसल में लगता है, ये कैसे क्या करता है दोस्तों, ये कवक के कारण फैलता है। किसके द्वारा फैलता है उकठा रोग, ध्यान रखें किसी भी फसल में उकठा लगता है, ज़्यादातर आपकी जो भी दलहनी फसल है जनरली सभी में आपका उकठा रोग लगता है। और यह पौधे की जड़ में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, पौधे की जड़ में लगता है। इसके कारण पौधे की जड़ें काली पड़ जाती हैं। सही बात है दोस्तों, पहले जड़ें काली पड़ती हैं, उसके बाद तना भी दोस्तों काला पड़ने लगता है, काली पड़ जाती हैं, जिससे पूरा पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। जब पूरा पौधा सूख जाता है तो आपका पूरा पौधा एक नष्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसके नियंत्रण की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो पीला मोजिक उकठा रोग है, 2 महत्वपूर्ण रोग हैं। और ध्यान रखें कोई भी दलहनी फसल अगर पूछी जाती है, अगर आपको ये दोनों रोग याद हैं तो आप लोग किसी भी दलहनी फसल में इन दोनों रोगों को लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, पीला मोजिक वायरस से फैलता है और उकठा रोग कवक के द्वारा फैलता है। तो आप लोग बिना कन्फ्यूज हुए इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उकठा रोग के नियंत्रण की। अब कवक के द्वारा यह रोग फैलता है तो आप लोग समझ गए, रोकथाम इसकी आप लोग किसी भी फफूंदनाशी दवा से कर सकते हो। दवा कौन सी, कार्बेंडाजिम है, मैंने आपको बताया था पहले। जिनेब है यानी आपकी डाइथन Z78 है दोस्तों, जिनेब दूसरा नाम है इसका। आदि फफूंदनाशी दवा का आप लोग छिड़काव कर सकते हो आपके खेत में, जिसके द्वारा आपके जो आपका उकठा रोग है उसका नियंत्रण हो जाए। या तो उकठा रोग होता है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको, इसमें आप फसल चक्र भी अपना सकते हो। फसल चक्र आप लोग अपनाइए। फसल चक्र क्या होता है मैं आपको बताऊं,
दोस्तों जैसे आपकी दलहनी फसल जैसे उड़द है, तो उड़द में आपका कौन सा रोग लगता है? उकटा रोग लगता है। तो वो आप उड़द को उसमें 1-2 साल के लिए ना बोएं, बस आप 1-2 साल उसको नहीं बोएंगे तो आपका वो रोग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। कीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। कीट इसमें माहू लगता है, सफ़ेद मक्खी मैंने आपको बताई, ये आपको रोग फैलाने का काम करती है आपका पीला मोजेक को। एफिड है आपका, जो आपकी माहू होती है वो। जैसेड है आपका लाट टिड्डी, ये आपके इसके मुख्य कीट हैं जो कि रोकथाम इनकी आप क्या करेंगे दोस्तों। 25 किलोग्राम एल्ड्रिन हेप्टाक्लोर का धूल 5% का भुरकाव करें। बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एल्ड्रिन आपकी जो दवा होती है जो पाउडर के रूप में आता है, हेप्टाक्लोर आता है दोस्तों, इनकी जो आपका पाउडर होता है उनका धूल के रूप में 5% का भुरकाव करना चाहिए। या आप दूसरा कर सकते हैं दोस्तों, मेलाथियान जो आपकी लिक्विड दवा होती है, या पैराथियान होती है, इंडोसल्फान होती है 35 सीसी को दोस्तों क्या करिए 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए। आप लोग 1000 लीटर पानी में उसको घोल करके और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका माऊ, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड जो भी आपके कीट हैं उड़द के, उनका नियंत्रण आसानी से आप लोग कर सकते हो। उपज की बात कर लेते हैं दोस्तों। उपज आपकी खरीफ में होती है लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और जायद में लगभग आपको मिलते हैं 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिल सकती है। क्योंकि दोनों आपको बताया था खरीफ और जायद में इसकी बुवाई की थी, तो हम लोग खरीफ जायद में ही उसको काटेंगे और उससे जो उपज प्राप्त होती है वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक महत्व की। तो आर्थिक महत्व मैंने आपको बता दिया, उसका मतलब ये है कि आपकी जैसी फसल है, जैसे उड़द है, तो उड़द आपके क्या काम आता है, उसका क्या महत्व है आपका अर्थ में। दोस्तों उड़द एक बहुत ही महत्वपूर्ण दाल वाली फसल है। सब लोग समझते हैं इससे कि आपको दाल जो बनाई जाती है, और दाल का प्रयोग आप सब जानते हैं खाने के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 24 से 25% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा? 24 से 25% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। और उड़द से विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा मंगोड़ा, पकौड़ा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें डाल दिया जाता है उड़द से, वो सभी भी इससे बनाए जाते हैं जो खाने में स्वादिष्ट होते हैं। सभी आपके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके दोस्तों जो भूसा होता है, उसका भूसी का जो प्रयोग होता है वो पशुओं के लिए भोजन के रूप में, क्या सही बात है, पशुओं को खिलाने के रूप में इसका जो आपका भूसा होता है वो पशुओं को खिलाया जाता है। तो दोस्तों आपको इसका आर्थिक महत्व भी समझ में आया हो, तो कहीं अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमने रोगों के, कीटों के बारे में जाना, इसमें आपके जो उपज होती है उसके बारे में जाना, आर्थिक महत्व के बारे में हमने पूरी तरह से जान लिया। आर्थिक महत्व में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, मैंने एक बार आपको क्लियर ढंग से कर दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों मूंग की, क्योंकि आपकी उड़द भी कंप्लीट होगा। मूंग, अगर आपने उड़द पढ़ लिया तो मूंग को बिल्कुल आप देखते चलिए, बहुत सिंपल है दोस्तों, वही का वही है, कुछ नहीं है। वही पॉइंट्स हैं दोस्तों। मूंग की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये तो आपको बता ही दिया निम्न बिंदु, तो कौन कौन से बिंदु हैं, वानस्पतिक नाम है, कुल है दोस्तों, जलवायु है, भूमि है, भूमि में भूमि की तैयारी है दोस्तों, बुआई का समय है, बीज दर है, खाद एवं उर्वरक है, ऊंचाई है दोस्तों, जातियाँ हैं, कीट एवं रोग है, उपज है, और आर्थिक महत्व। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, वही पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं आपके सभी पॉइंट्स पूछे, मैं बार बार कह रहा हूँ 2-4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको सभी पॉइंट्स याद करना है, पता नहीं कौन सा पॉइंट्स आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दोस्तों वानस्पतिक नाम इसका है बिगना रेडिएटा आपका, और उड़द का क्या था, बिगना मूंगो या बिगना फेजियोलस। वानस्पतिक नाम इसका मूंग का क्या है दोस्तों, बिगना रेडिएटा। कुल आपका वही के वही है, अगर आपको उड़द का याद हो गया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कुल है लेग्यूमिनेसी और उपकुल है आपका पेप्लियोनिएसी। दोस्तों जलवायु की बात कर लेते हैं आप। जलवायु आपकी वही की वही मूंग के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ की आर्द्रता 70 से 80% हो, वहाँ पर मूंग को आसानी से उगाया सकता है। अगर आपने उड़द पढ़ लिया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मूंग के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, और जहाँ की आर्द्रता लगभग 70 से 80% हो, वहाँ पर मूंग को आसानी से उगाया जा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। भूमि में भूमि की तैयारी सेम टू सेम है दोस्तों। मूंग के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। मूंग के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, जलोढ़ दोमट मिट्टी, जो आपकी सभी फसलों के लिए उगा सकते हैं, जलोढ़ दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे दोस्तों मूंग को सभी प्रकार की भूमि में उगाया सकता है, सही बात है। वैसे मूंग को क्या करते हैं, सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अच्छे जल निकास वाली, जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह मूंग के लिए सर्वोत्तम होता है दोस्तों। भाई बात सेम टू सेम यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब आपको उड़द की फसल याद है तो आप मूंग की फसल, वो सिंपल है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी, जैसे आप वानस्पतिक नाम है तो आपको अलग अलग होते हैं, तो आपको याद करनी पड़ेगी। जलवायु है, क्योंकि एक ही जलवायु में आप, वही जलवायु उस उड़द के लिए चाहिए, वही जलवायु आप लोग उसके लिए कर सकते हो। जैसे भूमि में भूमि की तैयारी के, तो वही भूमि आपके लिए उड़द के लिए चाहिए, और वहीं की वही भूमि आप लोग किसके लिए कर सकते हो, वो आपकी मूंग के लिए वही भूमि तैयारी।
अब बात करते हैं दोस्तों मूंग की भूमि की तैयारी। तो मैं आपको भूमि की तैयारी में बता देता हूँ। आगे जैसे पेज ओपन होगा मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता देता हूँ। पेज ओपन होने से पहले आपके इसमें आपको क्या करना है भूमि की तैयारी में। दोस्तों भूमि की तैयारी में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जुताई मिट्टी, आप लोग मौखिक सुन लीजिए, एक जुताई मिट्टी पलट हल से, 2 से 3 जुताई देसी हल से करके आप पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लीजिए। बस आपको इतना करना है। देख लीजिए और आप लोग, एक जुताई मिट्टी पलट हल से एवं 2 से 3 जुताई देसी हल से करके भूमि को पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। तो आपकी भूमि की तैयारी। बुवाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। बुवाई का समय, तो आप बुवाई वही है, आपके खरीफ की फसल है तो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। 15 जून से 15 जुलाई अगर आपकी कोई भी खरीफ की फसल है तो समय मैं आपको निश्चित कर दिया है, तो आपको दिक्कत कहीं होगी नहीं। बीज दर ध्यान रखें दोस्तों, बीज दर इसकी भी वही होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और जायद में आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर आप लोग बीज दर इसमें उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। खाद उर्वरक की बात करें तो सिंपल है दोस्तों, मैं तीनों फसलों में पढ़ाते आ रहा हूँ, इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों। अगर आपको याद हो 200 से 250 कुंटल आप गोबर या कंपोस्ट खाद आप उड़द की फसल में जो प्रयोग किया था वही आप मूंग की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग NPK की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो NPK 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा दोस्तों। समय तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में छिड़क कर देना है। आपको इसे समझ लीजिए थोड़ा सा दोस्तों। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन कम क्यों देते हैं मैंने आपको बताया। जो भी आपकी दाल वाली फसल होती है उसके दोस्तों क्या होता है, जड़ों में एक जीवाणु, उसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में दोस्तों क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वो आपकी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका स्थिरीकरण करता है। कौन आपका, जो आपका कौन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कौन है, जीवाणु। दोस्तों ध्यान रखना है, इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग कम यूज करते हैं, 20 किलोग्राम। अब बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस 50 किलोग्राम क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्या होता है, जो फास्फोरस होता है दोस्तों, ये आपकी दलहनी फसलों में, मतलब दाल वाली जो फसलें होती हैं उनकी ग्रंथियों को बढ़ाने में सहायक करता है। इस ग्रंथियों के निर्माण में कौन सहायता करता है, फास्फोरस। इसलिए फास्फोरस की मात्रा नाइट्रोजन से अधिक देते हैं दोस्तों। उतना ही आपका क्या दिया जाता है, पोटास की मात्रा जाती है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की दोस्तों। तो मूंग खरीफ की फसल है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर देना चाहिए। वही बात है दोस्तों, उड़द में आपने पढ़ लिया होगा तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूंग खरीफ की फसल है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर आप सिंचाई कर सकते। सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें बारिश होती रहती है, वर्षा होती रहती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कीट तथा रोग की बात कर लें, रोग है दोस्तों पीला मोजेक है, वायरस के कारण फैलता है दोस्तों। इससे पूरा पेड़ा पीला पीला पड़ जाता है और बाद में सूख जाता है। नियंत्रण आप सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। क्यों, आपको बताया, एक जगह से दूसरी जगह कौन फैलाती है इसको, सफ़ेद मक्खी फैलाती है दोस्तों। कौन फैलाती है, आपकी सफ़ेद मक्खी। तो उसका नियंत्रण आप लोग कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी नियंत्रण मेलाथियान 50 cc को लीजिए, 1000 लीटर पानी में घोलिए और प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग क्या कर दीजिए दोस्तों, छिड़काव कर दीजिए। इससे आपका इसका नियंत्रण हो जाएगा। जातियां बात करें, पंत मूंग 1 है, पंत मूंग 2 है, पंत मूंग 3 है, ML2 है। तो दोस्तों ये याद करने की बात है, इनको आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों। मूंग की फसल में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्थिक महत्व से मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, सब लोग जानते हैं, आपको बस थोड़ा सा सुनने की जरूरत है। आपको पता है इसकी दाल का प्रयोग खाने के रूप में, भूसा पशुओं को खिलाया जाता है, प्रोटीन युक्त होते हैं। जो आपके मरीज होते हैं उनको भी इसकी दाल खिलाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें जो आपके तत्व होते हैं वो आपके, जो आपका मरीज होता है, आपका पेशेंट होता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी धान की फसल, उड़द की फसल और मूंग की फसल। इसमें 2 फसल चैप्टर में बची हुई हैं। एक है आपकी दोस्तों कौन सी फसल, RR, दूसरी है सोयाबीन। उसको हम लोग नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है उसमें लेकर आएंगे। और दोस्तों आगे जो फसलों की खेती सेकंड है, उसमें आपकी जो रबी की फसल है, गन्ना है, आपका चना है, मटर है, तो उसमें आपको लेकर आएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो हैं उनको सभी को पूरा देखा करें दोस्तों। हमने पूरा 12th का जो भी है पूरा मैटर, जो भी दोस्तों आपका सिलेबस है, पूरा हम पढ़ाएंगे आपको। हमारे वीडियो को आप लोग देखते चलिए, और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे आपको जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें, जिससे दोस्तों का आपके का उनका भी भला हो सके दोस्तों। वो भी आप लोग, आपकी स्कूल बंद है तो आप टेंशन ना लो, कोचिंग बंद है टेंशन ना लो, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको तरीके से आपको
पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, बस आपको कहीं डाउट है तो आप लोग हमको इसमें पूछ सकते हैं। दोस्तों डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल वीडियो लेकर फिर हम हाजिर होंगे। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।